Assalamualaikum dear student, I am your physics tutor Hafiz Ahsan Ali. I hope you are safe and sound by blessing of Allah Almighty. Dear student, आज के लेक्चर में क्लास सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम आर्टिकल के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कि आर्टिकल से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है और आपने उसको किस तरह लिखना है। डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ALP, पहला जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वह है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कि रेजिस्टिविटी क्या है और ये टेम्परेचर पे कैसे इन्हसार करती है। पहला ये लॉन्ग आता है और लॉन्ग ये कंप्लीट नहीं आता, बल्कि इसमें से कुछ आर्टिकल या कुछ पॉइंट वो उठाता है और वो आपको दे देता है, कहते हैं इसको एक्सप्लेन करें। जैसे कि रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, इसके दो चीज़ें आपने याद रखनी है, डेफिनेशन प्लस फार्मूला। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, सो इट्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आपने जब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, रेजिस्टिविटी को बयान करना है, तो उसके साथ उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला प्लस उसका यूनिट लिखना है। और इसका फार्मूला होता है ρ इज इक्वल टू ρLA इज इक्वल टू R। अब अगर आपने ρ निकालना है तो एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसका यूनिट, तो याद रखें जो हमारे पास ρ का यूनिट होता है, ρ का यूनिट होता है हमारे पास ओहम मीटर। ये इसका क्या है? यूनिट। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन, हमेशा ये होता है कि वो बाज़ दे देता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो आपने जब कंडक्टिविटी को लिखना है तो उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसका यूनिट आपने लिखना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट्स फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है? 1/ρ, ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। या इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट्स फार्मूला 1/ρ। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जो होता है वो होता है पर ओहम, पर मीटर या पर ओहम मीटर। इसको आप लिख सकते हैं पर ओहम मीटर, या इसको ये भी लिख सकते हैं पर ओहम पर मीटर। उसके बाद रेजिस्टेंस प्लस कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, वो ये भी दे देता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इनका फार्मूला लिखना है और लास्ट में इनका क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। अब दो तरह से दे देता है, वो कहता है डिफाइन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। उसके साथ तीसरा जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो रेजिस्टेंस पे इसके क्या असरात होते हैं। डियर स्टूडेंट, व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, so resistance of the resistance is increased because vibrational area of atom is increased and collision of atoms and free electron is increased. Due to this reason resistance of resistor is increases. उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें लिखा है टाइप्स, फार्मूला कर्व ऑफ रॉटी। अब द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हैव टू टाइप्स, इसकी दो किस्में होती हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसमें इसका फार्मूला क्या होता है ये हमें पता है कि जो आप इसका फार्मूला हमने पढ़ा था अल्फा RT माइनस R0 T। अब इसकी दो किस्में होती हैं,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसका फार्मूला है। और कर्व जो आपको किताब के अंदर दिया गया है वो आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेशन फार्मूला, और रेजिस्टिविटी में भी डेफिनेशन फार्मूला प्लस यूनिट, रेजिस्टेंस और कंडक्टर में डेफिनेशन फार्मूला प्लस यूनिट, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स प्लस फार्मूला प्लस कर्व ऑफ राउटिंग। अब ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको देगा तो कैसे देगा, वो आपसे पूछेगा डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड इट्स फार्मूला एंड यूनिट। इस तरीके से भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, या वो आपको दे सकता है एक्सप्लेन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। इस तरीके से 2 पॉइंट को मिला के भी आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद आते हैं स्पेशल पॉइंट। ये अपने ज़रूर एमसीक्यू के तौर पे आ जाते हैं कि अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो मटेरियल कौन सा है, वो मेटेला कंडक्टर होता है। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस देन 0 आ जाए तो वो मटेरियल कौन सा है, वो सेमी कंडक्टर है। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाए तो वो किसके लिए, वो अलॉय के लिए होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से 1-2 एमसीक्यू बनते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास 2 वायर हों जिनका मटेरियल सेम हो लेकिन दोनों की लेंथ डिफरेंस हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। रेजिस्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर और एक मटेरियल पर। दूसरा इस तरह का एक एमसीक्यू आता है कि अगर हमारे पास 2 वायर हैं या एक वायर है, उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो बताएं उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट हुआ है। पहले के मुकाबले में अब भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रही है। क्यों? ना तो उसका आपने मटेरियल चेंज किया है, ना ही आपने टेम्परेचर चेंज किया है। जब ये दोनों चीज़ें आप चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, पहले के मुकाबले में हाफ हो जाती है, तो उसकी रेजिस्टेंस भी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर का आर्टिकल नंबर 2 कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंट, ये शॉर्ट आता होता है। अब ये कैसे आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन कि कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन, दूसरे पॉइंट पे इसकी कंस्ट्रक्शन कि ये एक हाई ग्रेड सेरामिक रॉड होता है जिसके ऊपर कार्बन की थिन लेयर जो है वो डिपॉजिट की होती है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ बैंड, इसके ऊपर 4 बैंड होते हैं। इट हैव 4 बैंड, 1 बैंड, 2nd band, 3rd band and 4th band. 1 band show the first digit, 2nd band show the 2nd digit, 3rd band show the number of zeros and 4th band show the tolerance. और अगर आपके पास 4था बैंड जो है वो गोल्ड आए तो टॉलरेंस होती है 5%, अगर वो सिल्वर आए तो टॉलरेंस होती है 10%, और अगर वही आपके पास खाली आ जाए, बैंड ना हो, तो टॉलरेंस होती है 20%। उसके बाद टॉलरेंस क्या है, द पॉसिबल वेरिएशन इन द मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस आपने मेजर की है उसके अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन होती है उसको हम टॉलरेंस का नाम देते हैं। और इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन टॉलरेंस, कि टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या है। अब तीसरा जो है इसके अंदर आर्टिकल वो है रिहोस्टेट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता हो। रिहोस्टेट क्या है, इसकी डेफिनेशन। दूसरा कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह बनी होती है, इसकी फॉर्मेशन क्या है। तीसरे नंबर पे ये 2 तरह से काम करता है, एक वर्क एज रजिस्टर, चौथा वर्क एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। अब डेफिनेशन इसकी आपको पता है, कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटर सिलेंडर ऑन विच wound a variable on which a wire wounded, it is a wire mounted variable resistor, it is a wire mounted variable resistor, and it have 3 terminal, 1 A and B is fixed terminal and 3rd terminal C is slide on the wire। उसके बाद वर्क एज ए रजिस्टर के तौर पे ये कैसे एक्ट करती है, और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे ये कैसे एक्ट करती है, या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे ये कैसे काम करती है। इसके केसेस कि अगर आपके पास जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो पॉइंट ए पर आ जाए तो उस सूरत में पोटेंशियल क्या होगा, अगर वही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट बी पर चला जाए तो उस केस में आपके पास
पोटेंशियल क्या होगा, और अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ए के करीब हो लेकिन बी से दूर हो तो उस सूरत में पोटेंशियल डिवाइड या पोटेंशियल क्या होगा। तीसरा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रियोस्टेट वर्क एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे काम करती है जी। अब आर्टिकल नंबर 3 थर्मिस्टर, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसमें जो बेसिक इसका पॉइंट है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन, फिर इसके यूजर्स, फिर टेम्परेचर सेंसर कि थर्मिस्टर क्या है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपने बताना होती है, उसके बाद जो आपने बताना होता है कि ये किस तरह बना होता है, थर्मिस्टर को हम कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद इट्स यूजर्स कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये ओवन में इस्तेमाल होता है और बहुत लो टेम्परेचर 10 केल्विन को मेजर करने के लिए 10 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी थर्मिस्टर ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज करता है। ऐसा डिवाइस जो चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में चेंज करे उसे टेम्परेचर सेंसर का नाम दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद डायाग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट। इसमें जो सबसे पहली पॉइंट होता है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, the energy delivered by the battery in unit time which is called electrical power, energy delivered by battery in unit time which is called electrical power। और उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है P = W/T। इसके साथ आपने इसका यूनिट भी लिखना है, फार्मूला प्लस यूनिट। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है डायाग्राम कि जो इलेक्ट्रिकल पावर के आर्टिकल के अंदर जो डायाग्राम है वो आपने ज़रूर बनानी है और अच्छी बनानी है। ये ना हो कि आपने टेढ़ी मेढ़ी डायाग्राम बनाई हो और जो पढ़ने वाला है उसको भी समझना है कि आपने इसको क्या बनाया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, जो जो आपने डायाग्राम में बनाया और जो जो आपने किया है उसको आपने अपनी वर्डिंग में बयान करना है। और उसके बाद कैलकुलेशन, अब हमें पता है कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे कि जितनी एनर्जी बैटरी चार्ज को देती है वो होती है इलेक्ट्रिकल पावर, और जितनी एनर्जी वो रजिस्टर पे जाके खर्च करता है वो होता है पावर डिसिपेशन। कैलकुलेशन में आपने दो केस करने हैं, पहला एक इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा पावर डिसिपेशन। एक इलेक्ट्रिकल पावर, दूसरा पावर डिसिपेशन। पीडी का मतलब है पावर डिसिपेशन। और लास्ट पे आर्टिकल के कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेशन से जो आपके पास रिजल्ट आता है आपने उसको डिस्कस करना है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनता है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनता है कि राइट, वो आपको क्या करेगा कि आपको दे देगा कि एनर्जी द बैटरी डिलीवर द एनर्जी टू द चार्ज इन दैट टाइम इन यूनिट टाइम। आपको एनर्जी देगा और बाद में आपको क्या देगा, टाइम देगा, और कहेगा कि आप उस बैटरी की या सोर्स की पावर मालूम करें। उसके साथ इससे जो एमसीक्यू बनता है वो पूछता है कि इफ़ द फोर्थ बैंड इज मिसिंग, कि अगर चौथा बैंड मिसिंग हो तो व्हाट इज इट्स टॉलरेंस, उसकी टॉलरेंस क्या होगी। अगर तीसरा बैंड जो है वो गोल्ड है उस सूरत में इसकी टॉलरेंस क्या होगी। अगर तीसरा बैंड जो है वो सिल्वर है तो उस केस में उसकी टॉलरेंस क्या होगी। और बाद दफ़ा इससे एमसीक्यू इस तरह आ जाता है कि पहले अगर आपके पास बैंड जो है वो रेड है, दूसरा ब्लू है, तीसरा येलो है और चौथा गोल्ड है, तो आप बताएं कि ये जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। अब रियोस्टेट में से जब वो पूछता है वो सिंपल एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है कि रियोस्टेट एक्ट एज ए, वो 3-4 पॉइंट देगा, वर्क एक्ट एज ए रजिस्टर, एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। तो आपने बोथ ए एंड बी को टिक करना है। अब यहाँ पर जो थर्मिस्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में वो डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके यूजेस पूछ सकता है, और एमसीक्यूज में वो क्या पूछेगा कि थर्मिस्टर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, हीट सेंसर एंड लाइट सेंसर, नन ऑफ दीज। तो क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे ये यूज होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, 5वां आर्टिकल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें सबसे पहले
इसकी डेफिनेशन, फार्मूला प्लस यूनिट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, तीसरा डायाग्राम, चौथा कैलकुलेशन, पांचवा मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो उसमें आपने तीन चीज़ें लाजमी लिखनी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और केसेस। और उसके बाद जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई आर, ये एनर्जी के बेस पर आपने इसकी वजाहत करनी है। मैक्सिमम पावर आउटपुट, क्या आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट कैसे मिलेगी। अब सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, द एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी टू द चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। चार्ज जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है तो जितनी एनर्जी बैटरी उसको देती है वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है और उसमें आपने इंटरनल रेजिस्टेंस, अब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस या स्मॉल आर का नाम दिया जाता है। उसके साथ है टर्मिनल वोल्टेज, ये बीट। अब आपने इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर लगाया होता है उसके अतराफ जो वोल्टेज होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज का नाम दिया जाता है। डायग्राम आपने बनानी है। कैलकुलेशन में आपने जो भी इसकी कैलकुलेशन है उसको एक्यूरेटली करना है और जो जो स्टेप हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, इसको एनर्जी की बेस पर आपने इसको क्या करना है, इसकी वजाहत करनी है। उसके बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट, अब जो एनर्जी बैटरी देती है चार्ज को, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वो इंटरनल बैटरी में खर्च करता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और बाकी जो बचता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर खर्च करता है। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर जो एनर्जी डिसिपेट करता है वो हमें आउटपुट पावर के तौर पे हासिल होती है। वो हमें कब मैक्सिमम हासिल होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस से मुराद है रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस सूरत में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो मैक्सिमम होगी। अब इससे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आता है, इन विच केस टर्मिनल वोल्टेज E इज ग्रेटर देन एंड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल EMF एंड EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, कि किस केस के अंदर टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उस केस के अंदर टर्मिनल वोल्टेज EMF ऑफ द बैटरी से ग्रेटर होता है, और जब बैटरी से पास होने वाला करंट ज़ीरो हो जाए तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर होता है, और जब बैटरी से करंट पास हो रहा हो तो उस केस में EMF ग्रेटर देन वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज होती है। अब उसके साथ इसमें से जो MCQ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ एनर्जी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ ये वोल्टेज है या ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है, और इट्स टाइप ऑफ एनर्जी, यहाँ ये एनर्जी की एक किस्म है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट हमेशा जो है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 6, किरचॉफ रूल। अब ये दो रूल हैं, एक फर्स्ट रूल एक सेकंड रूल। जो फर्स्ट रूल है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। पहला जो रूल है ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, और जो सेकंड है ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो फर्स्ट रूल है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन फर्स्ट रूल, कि फर्स्ट रूल की डेफिनेशन क्या है। हमें पता है ऑल द करंट मीट ए पॉइंट एंड अवे, all the current meet at a point is sum of all the current meet at a point is equal to 0। एक ही पॉइंट पर मिलने वाले तमाम करंट का सम जो है वो क्या होता है? 0 होता है। द करंट मूविंग टूवर्ड द सेम पॉइंट एंड करंट मूविंग अवे फ्रॉम द सेम पॉइंट इज सिमिलर।
या आर इज इक्वल, कि एक ही पॉइंट पर मिलने वाला करंट और एक ही पॉइंट से दूर जाने वाला करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो करंट पॉइंट की तरफ आ रहा होता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जो करंट पॉइंट से दूर जा रहा होता है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और इसमें जो अक्सर आता है वाई वी से फर्स्ट रूल इज पॉइंट रूल, कि फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल क्यों कहते हैं। याद रखें, फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम करंट एक ही पॉइंट पर मिलता है, तमाम करंट एक ही पॉइंट पर मिलता है, इस वजह से हम फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड रूल, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। सेकंड रूल जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। अब इसमें सबसे पहली बात जो होती है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फार्मूला, फिर डायग्राम, फिर कैलकुलेशन और रिजल्ट। अब डेफिनेशन आपको पता है, वोल्टेजेस चेंज इन वोल्टेजेस सम इन क्लोज्ड सर्किट और इन अ लूप इज मस्ट बी इक्वल टू 0, कि एक लूप के अंदर तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है। इसका जो फार्मूला है डेल वी इज इक्वल टू 0, कि एक क्लोज्ड लूप के अंदर तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद इसका फार्मूला और डायग्राम में इसमें आप दो बैटरी यूज़ करते हैं, एक E1 एक E2, और करंट की डायरेक्शन हमेशा उस बैटरी से होती है जिसकी EMF ज़्यादा होती है। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन और लास्ट पे आप रिजल्ट डिस्कस करते हैं। अब याद रखें, जब भी किसी सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस या एक बैटरी होगी तो उसकी EMF या उसका जो वोल्टेज है या रजिस्टर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम लॉ यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी सर्किट के अंदर दो या दो से ज़्यादा बैटरी हों और दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हों तो उसके लिए हम हमेशा सेकंड रूल या फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली जिसके अंदर दो बैटरी हों उसके लिए वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा किरचॉफ सेकंड रूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से MCQs किस तरह आता है, इसमें से MCQs इस तरह आता है कि फर्स्ट रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास फर्स्ट रूल होता है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अब इसके बाद MCQ क्या आता है, फर्स्ट रूल इज कॉल्ड पॉइंट रूल, इज कॉल्ड नल रूल, इज कॉल्ड नल कंडीशन। तो जो फर्स्ट रूल है ये इसे कहते हैं पॉइंट रूल। उसके बाद MCQ इससे इस तरह आता है कि व्हेन द करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो जो पॉइंट की तरफ जाता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि अगर किसी जगह के ऊपर सिंक मौजूद नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर सिंक मौजूद नहीं है तो उस पॉइंट पर करंट का सम क्या होगा, 0 होगा। जितना करंट उस पॉइंट की तरफ आ रहा होगा उतना ही करंट उस पॉइंट से दूर जा रहा होगा। अगर किसी पॉइंट के ऊपर सिंक मौजूद नहीं है तो उस पॉइंट के ऊपर करंट का सम क्या होगा, 0। जितना करंट उस पॉइंट की तरफ आ रहा है उतना ही करंट उस पॉइंट से दूर जा रहा है। अब सातवां, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अक्सर जो है वो बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर जो अननोन रेजिस्टेंस लगाई गई है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन में आप सबसे पहले उसका प्रिंसिपल लिखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन बोथ टर्मिनल B and D एट सेम पोटेंशियल एंड नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वानोमीटर। आपने एक्सप्लेन करते हुए इसके प्रिंसिपल को कभी नहीं भूलना या बैलेंस कंडीशन को लिखना कभी भी नहीं भूलना। उसके बाद इसकी डायग्राम है। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि डायग्राम कुछ और तरह से बना दिए है और एक्सप्लेनेशन में आपने एक का पॉइंट दूसरे के साथ और दूसरे का पॉइंट पहले के साथ कनेक्ट कर दिया है, उनकी सही आपने एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं की। तो डियर स्टूडेंट, जो आपने डायग्राम बनानी है उसी के मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद आपने उसका रिजल्ट लिखना है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वी ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन, कि बैलेंस कंडीशन कैसे हासिल होती है। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो याद रखें स्लाइड ब्रिज जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद वो आपसे पूछ लेता है एमसीक्यू में ये भी आ जाता है कि व्हीटस्टोन यूज्ड फॉर फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, ईएमएफ, वोल्टेज एंड नन ऑफ दीज। तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। आप इसमें जितने लूप लेते हैं उतनी ही आपको इक्वेशन बनाना पड़ती है, और एक लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है दूसरे के अंदर भी वही होगी, तीसरे के अंदर भी वही होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आर्टिकल नंबर 8 पोटेंशियोमीटर, ये भी लॉन्ग आता है। इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पोटेंशियोमीटर क्या है, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके एक्सप्लेनेशन, इसके यूज कि पोटेंशियोमीटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अक्सर बच्चे यूज़ लिखना भूल जाते हैं। पोटेंशियोमीटर यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर यूज एज ए फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल एंड कंपैरिजन बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। उसके बाद ये किस तौर पे वर्क करती है, सबसे पहले ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे वर्क करती है। उसके बाद जब अपने पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे वर्क करना लिखना है तो उसके साथ आपने डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली बनानी है। उसके बाद फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल, कि हम किसी सेल की ईएमएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ये दोनों की डायग्राम किताब के अंदर दी गई है, जबकि कंपैरिजन ईएमएफ ऑफ सेल इसकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दी गई है, इसकी डायग्राम नहीं दी गई। अगर आपको डायग्राम नहीं आती तो आप इसकी डायग्राम नहीं लिखनी, लेकिन गलत नहीं आपने बनाना इसके डायग्राम। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर देन वोल्टमीटर, देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के मुकाबले में हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं। डियर स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में से, एक्सटर्नल सर्किट में से करंट को पास किए बगैर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर जो है ये अपने अंदर से कुछ करंट को पास होने देता है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेट वैल्यू वोल्टेज की मेजर नहीं करता। दूसरी इसकी वजह यह है कि जो डिजिटल वोल्टमीटर है वो एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, लेकिन जो डिजिटल वोल्टमीटर है और CRO है ये बहुत महंगे होते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। 9वां पॉइंट 13.1, 13.4, 13.6, 13.7, 13.9, 13.2, 13.3, 13.4 ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल है अकॉर्डिंग टू ALP, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट, अक्सर बच्चों का शॉर्ट क्वेश्चन का इशू ये होता है कि जो चीज़ उनसे पूछी गई होती है वो नहीं लिखते, जबकि जो नहीं पूछा वो लिख देते हैं, और इतना बड़ा लिख देते हैं कि कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन ही 15 लाइनों का होता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है तो इसकी मिनिमम लेंथ 5 लाइंस और मैक्सिमम 8, इससे ज़्यादा आपका शॉर्ट क्वेश्चन ना हो, क्योंकि जो और वो लिखें जो उसने पूछा है, टू द पॉइंट, हमेशा टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब दें। जब आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसको आपके दो नुकसान होते हैं। एक तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा खर्च होता है, दूसरा आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपनी तरफ से जब कुछ एडिशन करते हैं तो सम टाइम वो एडिशन ठीक नहीं होती, वो एग्जामिनर जो है या पेपर चेकर है वो उसको सर्कल करता है और आपके नंबर काट लेता है। उसके अलावा आगे है प्रॉब्लम में पहले जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13.1, 13.3, 13.4 ये 3 एग्जाम्पल 13.2, 13.3, 13.4 ये आपने तैयार करनी है। और एक्सरसाइज में 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 ये आपने 5 न्यूमेरिकल करने हैं। और ये जो जितने भी न्यूमेरिकल हैं ज़्यादातर डायग्राम वाले वो मोस्टली जो आए हुए हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेट करते हैं, और जो आपके पास सेकंड रूल ऑफ किरचॉफ है उससे रिलेट करते हैं। उन्हीं आर्टिकल को अपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसी से रिलेटेड ये 13.6, 13.7, 13.8 और 13.5 ज़्यादातर उसी से रिलेट करते हैं। और एक दो एग्जाम्पल जो हैं 13.4 या 13.3 ये जो रिलेट करती हैं, ये रिलेट करती हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इसको ब्रीफली डिस्कस किया कि ये लॉन्ग है तो किस तरह आता है, शॉर्ट है तो किस तरह आता है, इससे एमसीक्यूज कैसे आता है, और अगर आपने इसको लॉन्ग लिखना है तो किस तरह लिखना है, शॉर्ट लिखना है तो किस तरह लिखना है। उसके बाद इसके स्पेशल पॉइंट, दूसरा पॉइंट कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर,
कि ये शॉर्ट आता है, किस तरह आपने इसको लिखना है, डेफिनेशन कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इंटरप्रिटेशन बैंड क्या है, टॉलरेंस क्या है, इससे शॉर्ट कैसे बनता है और एमसीक्यूज कैसे आते हैं। तीसरा पॉइंट रियोस्टेट, शॉर्ट आता है, कैसे डेफिनेशन लिखनी है, कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसे आपने इसको वर्क एज रजिस्टर और वर्क एज ए पोटेंशियल डिवाइडर करना है, और इसमें से शॉर्ट जो है वो अमूमन कैसे पूछ लेता है। थर्मिस्टर भी शॉर्ट है, इसमें डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है, कंस्ट्रक्शन क्या है, यूजर्स क्या है, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे ये कैसे इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल पावर और पावर डिसिपेशन ये लॉन्ग में है, ये लॉन्ग में आपने किस किस तरीके से इसकी डिवीजन करनी है और किस किस तरीके से इसको लिखना है। उसके बाद पांचवा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी लॉन्ग है, इसमें डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, एक्सप्लेनेशन में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, डायग्राम, कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और मैक्सिमम पावर आउटपुट आपने कैसे उसको डिफाइन करना है। उसके साथ इससे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद किरचॉफ रूल, फर्स्ट रूल जो है वो शॉर्ट आता है, सेकंड जो है ये लॉन्ग आता है। फर्स्ट शॉर्ट कैसे आता है और इसको आपने कैसे लिखना है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड रूल है ये लॉन्ग आता है और कैसे कैसे आता है, और इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन अंदर से आर्टिकल से बनता है वो कैसे बनता है। उसके बाद 7 आर्टिकल्स, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये हमेशा लॉन्ग आता है, लेकिन वो बाद वो पूछ लेता है हाउ यू ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन। अगर लॉन्ग आए तो डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लेन करनी है, और बाकायदा जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो उसकी आपने हेडिंग बनानी है, और जो हेडिंग मैंने आपके सामने बनाई है इसी तरह आपने उसको एक्सप्लेन करना है। कैलकुलेशन, रिजल्ट, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ वी ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन, क्या हम बैलेंस कंडीशन कैसे हासिल करते हैं। पोटेंशियोमीटर लॉन्ग आता है, डिफाइन, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन, यूजर्स, अक्सर बच्चे यूजर्स नहीं लिखते। उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर, हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं, ये 12 दफ़ा बोर्ड के अंदर आ चुका है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी लेंथ कैसे होनी चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन उसकी लेंथ कैसे होनी चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल, जब बच्चे न्यूमेरिकल लिखते हैं तो सबसे पहले उसका डाटा लिखें, उसका फार्मूला लिखें, कैलकुलेशन आपने 2-3 लाइनों की करनी है, उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है। और सबसे बड़ा जो ब्लंडर बच्चे करते हैं कि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर आपको तीसरा क्वेश्चन सही तरीके से आ रहा है, लेकिन आपकी जो आंसर शीट है उस पर वो पहला बन रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं आंसर शीट पे लिखते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1। तो ऐसा कभी नहीं लिखना, जो उसका पार्ट क्वेश्चन पेपर पे बन रहा है वही आपने आंसर शीट पे लिखना है। फर्ज करें कि आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपके आंसर शीट का पहला बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर का वो तीसरा पार्ट है, तो आपने आंसर शीट पे भी पार्ट नंबर 3 ही लिखना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। और डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी लेक्चर शुरू करें तो सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, और उसके साथ काल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसका विर्द करें। डियर स्टूडेंट, जब आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके इल्म में और आपके अमल में बरकत अता फरमाता है, और अल्लाह ताला गैरिज़न की मैनेजमेंट को, यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के तलबा को, इनके उम्र में, इनके अमल में, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।